मुझे आज के दिन एक बहुत अंग्रेज़ी की कहावत है वो याद आ रही है, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड। तो आज देश को, एक उद्योगपति को और ख़ासकर सभी उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की ज़रूरत है। हालांकि G20 का जो आयोजन हो रहा है उसकी सफाई पुताई, पेड़ पौधे लगने का सिलसिला तो मैं देखता आया हूँ। लखनऊ में भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। ये कोशिशें अगर होती और समाजवादी कामों को आगे बढ़ाया जाता तो आखिरी वक्त पर जो तैयारी करनी होती है वो नहीं करनी पड़ती। आपको आगरा शहर कम से कम ऐसा दिखता जो विदेशी लोग आते या व्यापार के लिए टूरिस्ट के रूप में तो उन्हें देखने को मिलता। एक समाजवादी पार्टी की सरकार में उदाहरण पेश किया था कि हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ा जाए और अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं। उस समय बहुत प्रयास के बाद, कई NOC लेने के बाद आपको याद होगा कि ताजमहल के आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा बनाया गया था। यही फतेहाबाद रोड पर मैं खुद आया था और इस सड़क को 6 लेन कैसे बनाया जाए, दोनों तरफ पेड़ कैसे लगें, फुटपाथ पे पेड़ कैसे लगें, साइकिल ट्रैक और पैदल कैसे लोग चलें। और इस शहर को लाइन सफारी से, हालांकि लाइन सफारी में अभी एक शेर का बच्चा, उसका देखभाल नहीं की सरकार ने, उसकी जान चली गई। साइकिल हाईवे देश का बना, पहला साइकिल हाईवे बना। इसी तरह मेट्रो के काम को समाजवादी लोगों ने आगरा में दिया। ये जितनी भी मेट्रो बन रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर मेट्रो उस समय न दी होती तो शायद ये सरकार इस काम को भी न कर पाती। और उसका उदाहरण है वाराणसी का पूरा DPR प्रोजेक्ट सब कुछ दे दिया था, लेकिन इस सरकार ने आधा अधूरा छोड़ दिया। मैं कभी कभी यमुना के किनारे की तस्वीर आपके माध्यम से देखता हूँ, जहाँ भैंसें घूम रही हैं, जानवर अपना ये वहाँ घूम रहे किनारे पे, यमुना में पानी नहीं। और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में इतना डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हुआ है कि यमुना में मछली मरने लगी हैं। तो ये G20 बहाना है, धोखा है। अगर इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई होती, इंसेंटिव्स देने की तैयारी पहले की होती तो आज शायद सरकार को इस तरह के काम न करने पड़ते। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर पहले से योजनाएं लागू हो जाएंगी, लेकिन ये बताए सरकार कि जो पुराना इन्वेस्टमेंट मीट थी उसका ज़मीन पर कितना आया। एक दिन मैंने मुख्यमंत्री जी का बड़े प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी अखबार में पढ़ा कि 70% से ज़्यादा जो MOU हुए थे वो ज़मीन पर उतर आए हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। और डिफेंस एक्सपो में ये कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बन जाएंगी, बम बनने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने वर्षों में कुछ काम हुआ है। अगर काम हुआ होता, उद्योगपतियों को भरोसा जीता होता तो शायद आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े पैमाने पे उद्योगपति, व्यापारी आते। ये मुगल म्यूज़ियम, नाम बदलने से कोई विकास नहीं हो जाता है। आप सोचिए, भारत का एक आर्किटेक्ट और एक समय पर यूरोप का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसका ये प्रोजेक्ट था। आप एक तरफ तो यूरोप में इन्वेस्टमेंट मांगने जा रहे हैं, वहीं यूरोप का ही वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट उस समय का, वो ये डिज़ाइन किया था आपका मुगल म्यूज़ियम। आप उसको भगा दिए, बजट नहीं दिए। एक तरफ तो आप उद्योगपतियों को भगा रहे हैं बजट ना दे करके, और एक तरफ उद्योगपतियों को लेने जा रहे हो, स्वागत करने जा रहे हो। तो ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने बजट में इंसेंटिव न दिया हो, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो। मान लीजिए आगरा है, आगरा में कोई उद्योगपति काम करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव दे रहे हो। यहीं पर 2000 एकड़ की ज़मीन एक संस्था को दी गई थी, जिससे कि यहाँ पर 2000 एकड़ में डेवलपमेंट हो जाता। यहीं से बगल में यमुना पार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, वो एयरपोर्ट नहीं आया। तो ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है, ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। तो आप भी आगरा में, योगी जी भी आगरा में मेट्रो के टनल का शुभारंभ करेंगे। आपने कहा कि तो उनसे पूछिए कि ये प्रोजेक्ट किसने दिया था।
और आप तो जागरूक और पत्रकार समझदार लोग हैं, आप तो फाइल के कागज़ को जानते होंगे। यहीं एडीए है, यहीं डीएम है, यहीं कमिश्नर हैं। आप इनसे पूछिए आगरा को आखिरकार किसने दी थी, किसने इस प्रोजेक्ट को आगे सेंक्शन कराया था, किसने सबसे पहले बजट दिया था, किसने ये पूरी लाइनों का अलाइनमेंट तय किया था। सर बीजेपी का कहना है कि आपको दलितों की चिंता नहीं है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए आप रामचरितमानस का देखिए रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो वो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीठ से आते हैं जहाँ पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, तो मैं तो कुछ इसीलिए देखिए, अरे भाई किसका नाम लेते हो आप भाई, आप 22 हो मत, ये बड़ा सवाल है। देखो पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। सर चुनावी सवाल एक कर लेते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं। देखिए डेमोक्रेसी में हम अपनी बात कहते हैं। मैंने कहा कि आगरा में मैंने मेट्रो दी, आगरा में मैंने आगरा कैफ़े दिया। आगरा कैफ़े ऐसी जगह बनती जो 24 घंटे जो टूरिस्ट हैं उनको खाना, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं खाना पीना, और ऊपर बैठ करके शायद वो ताजमहल को भी देख सकते थे। जिस सरकार में एनओसी मिल गई, जिस विभाग ने एनओसी दी, सरकार चली गई, दूसरा विभाग कह रहा है कि एनओसी गलत दी गई थी। इससे ज़्यादा धोखा क्या हो सकता है। मैं भी वो देख के आया हूँ बिल्डिंग। मैं कहूँगा कि G20 जो करा रहे हैं, जो फूल पत्तियों से और प्लास्टिक से ढांक रहे हैं अपनी गंदगी, और अपना पीछे का दिख न जाए किसी को, उनसे कहिए कि आगरा कैफ़े जो बन रहा था वो भी देख के जाएं। एक आधुनिक, एक मॉडर्न समय के हिसाब से चीज़ें बन रही थी, उसको क्यों रोका इन्होंने। और ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड वही आधी अधूरी पड़ी हुई है। इस आगरा में जाम लग जाता था, लोग घुस नहीं पाते थे, टूरिस्ट परेशान होते थे, फंस जाते थे। जिस रोड को समाजवादियों ने जितनी बनाई, उससे आगे ये लोग नहीं बढ़ा पाए। अरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि साइकिल ट्रैक के जो बुलाड़ लगे थे, जो डंडे लगे थे, उनको दोबारा पोत दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के लोगों से कम समाजवादियों के काम को भी आप दिखा रहे हो, और समाजवादियों ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है विकास की। जातिगत समीकरण की बात होती है, क्या लगता है कि आपको फायदा पहुंचेगा? नहीं, जाति समीकरण अपनी जगह है। देखिए लोकतंत्र में समीकरण अपनी जगह है, लेकिन किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जो महंगाई है वो कम हुई कि नहीं हुई, जो अन्याय हो रहा है, आज पुलिस कप्तान, डीएम बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं। आप उनसे उम्मीद करो न्याय का,
ये सब शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। इन्होंने नौकरी की होगी तो ये कहा होगा कि हम शपथ लेते हैं। मुझे आज बताया गया है कि पंचम तल से तय होता है कि अन्याय कितना करना है। सोचिए, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी ऐसी एकेडमी बनाई जहाँ पर IAS लोगों को ऐसा बनाया कि जो अन्याय कर रहे हों। और फिर ये जो बजट आया, बजट में आपको कुछ मिला हो तो बता दो, किसान को कुछ मिला हो तो बता दे, महंगाई कम हुई हो तो बता दे, बेरोजगारी कम करने का फैसला लिया गया हो तो बता दे। तो जो बजट आया है देश का, ये विदाई बजट था। जैसे विदाई में गाना होता है तो ये विदाई बजट था। जनता ने भी तय कर लिया है ये इनका विदाई बजट था। इस बार विदाई पक्की है इनकी। सर, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जेल भरो आंदोलन या सड़कों पर अब समय आ गया है। तो सर, क्या कुछ कोई और रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए? देखिए, अगली रणनीति अब क्या है? रणनीति होगी तो पार्टी, देखिए आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, प्रदेश के भी बहुत जल्दी पदाधिकारी बन जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है बीजेपी के लोगों ने, वो तमाम सवाल हम लोग जनता के बीच में उठाते रहेंगे। और सोचिए, आज G20 हो रहा है, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि सांड और जानवर सड़क पर नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई दिन नहीं जाता जिससे सांड से जान न चली जाए। और मैंने तो सुना है कि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके यहाँ जानवरों को नसबंदी कर रहे हैं। बताइए, नसबंदी कर रहे हैं ये लोग। जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए थी, हनुमान जी हम देखते हैं, बंदरों में हम हनुमान जी देखते हैं, बताओ उनकी नसबंदी कर रही बीजेपी के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूँ, और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार, उन सब का हम लोग मानते हैं, उन सब का सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हिंदुत्व वर्सेस जाति पॉलिटिक्स क्या दिखती है? नहीं, देखो ये मत बोला करो, नहीं सर, इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करते हैं। नहीं, ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाएं, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो। लेकिन कुछ चीज़ें, सच्चाइयाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूँ, मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए। जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। कम से कम हम हैं पढ़े लिखे, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। शूद्र के बयान पर आपके लखनऊ कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लग गया कि गर्व से कहते हैं हम शूद्र हैं। नहीं, वो एक सवाल, देखिए ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल की नेता को आगे कर दिया कि जाइए आप कहिए जाके कुछ बात। तो बीजेपी से बचो, बीजेपी बहुत क्या बोलेंगे उसको, चमत्कारी, मायावी, कब क्या कर दे पता ही नहीं, कब कौन सा नया मुद्दा उठा दे पता ही नहीं। आप इस सवाल पे लड़ रहे हो, पता लगा वो महिलाओं को आगे कर देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।